दोस्तों ये मेट्रो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही है। क्या आप मेरे साथ राजा नाहर सिंह पैलेस को एक्सप्लोर करना चाहोगे? ये राजा नाहर सिंह अब वीरता और बहादुरी के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद रूट की वायलेट लाइन पर है, जो राजा नाहर सिंह टू कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट टू राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक चलती है। और इस फरीदाबाद मेट्रो की वायलेट लाइन पर 234 मेट्रो स्टेशन आते हैं और आने वाले टाइम में ये मेट्रो पलवल तक भी चलेगी, जिसका काम अभी फिलहाल चल रहा है। आप इस वायलेट लाइन पर 5 डिफरेंट लाइन पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जिसमें आप मजेंटा, पिंक, येलो, ब्लू और रेड लाइन इन स्टेशन के अकॉर्डिंग मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं। इस मेट्रो स्टेशन के लाइन रूट मैप सिस्टम पर एक तरफ हिंदी में मेट्रो स्टेशन के नाम दिए हुए हैं तो दूसरी तरफ इंग्लिश में मेट्रो स्टेशन के नाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं संत सूरदास सी मेट्रो स्टेशन पर। संत सूरदास जी कृष्ण भगवान जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। अब इस मेट्रो के बाद नेक्स्ट और इस मेट्रो का लास्ट स्टेशन भी राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों अब हम राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। इस मेट्रो स्टेशन पर पहली बार मेट्रो 2018 में चली थी। चलिए दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। क्लीनर यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाता हूँ। वॉल पर बहुत सुंदर स्टोन पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें नृत्य की डांस कर रही है, जो राजा नाहर सिंह जी के महल की है। यहाँ पर जितनी भी ऐसी बड़ी पेंटिंग सभी राजा नाहर सिंह जी के महल से रिलेटेड हैं। अब हम एग्जिट तक चलते हैं। यह मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। एग्जिट के लिए यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो दोस्तों ये कर लिया हमने एग्जिट। अब बाहर की तरफ चलते हैं। इधर भी हमें एक स्टोन पेंटिंग दिख रही है, जिस पर मोर डांस कर इसके नीचे राजा नाहर सिंह बस स्टैंड है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। हो सकता है इनमें से 80% लोगों को पेटीएम या गूगल पे चलाना आता हो, ये उससे भी ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते थे और इस लंबी लाइन से भी बच सकते थे। यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की पेंटिंग लगी हुई है। चलिए दोस्तों हम इस मेट्रो स्टेशन से करते हैं एग्जिट। इसके लिए हम चलते हैं गेट नंबर 1 पर। ये रास्ता गेट नंबर 1 पर ही जा रहा है।
दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन पर टोटल 3 एग्जिट गेट हैं। अगर हमें राजा नाहर सिंह पैलेस की तरफ जाना है तो हमें गेट नंबर 1 से एग्जिट करना होगा और राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 दशहरा ग्राउंड, बल्लभगढ़ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिटी पार्क, अनाज मंडी और पलवल की तरफ जाता है। अगर आप कभी यहाँ जाना चाहते हो तो आप इस मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 2 से एग्जिट कर सकते हैं। और लास्ट में इस मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। दोस्तों राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के पास ही आपको एक बस स्टैंड देखने को मिलेगा जिसे महाराजा नाहर सिंह बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है और यह बस स्टैंड पूरे फरीदाबाद के सबसे बड़े बस स्टैंड में से एक है। यहाँ से आप हरियाणा के बॉर्डर से लगे हुए स्टेट जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस बस स्टैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आसपास किसी भी लावारिस वस्तु को पड़ी देखें तो उसे ना छुएं। तुरंत ड्यूटी ऑफिसर अथवा पुलिस को सूचित करें। यह वस्तु संभवतया बम भी हो सकती है। तेज कतरों से सावधान रहें। यहाँ पर बसें अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग खड़ी हुई दिख रही हैं। पैसेंजर अपनी बस का यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हैं। सामने बस अपनी डेस्टिनेशन पर चल पड़ी है। मेट्रो स्टेशन से मेट्रो जाती हुई दिख रही है। अगर हमें राजा नाहर सिंह पैलेस की तरफ जाना है तो हमें गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है। इस मेट्रो स्टेशन से राजा नाहर सिंह पैलेस 500 मीटर की दूरी पर है, जो लगभग 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं राजा नाहर सिंह महल की तरफ।
दोस्तों जब आप राजा नाहर सिंह महल की तरफ आ रहे होंगे तब आपको रास्ते में दो बड़े डोरवे गेट देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से राइट वाले डोरवे की तरफ से होते हुए महल की तरफ आना है। दोस्तों राजा नाहर सिंह महल जाने के लिए आपको अंबेडकर चौक की तरफ जाना पड़ेगा। ये अंबेडकर चौक बल्लभगढ़ की मेन एंट्री गेट पर ही पड़ता है। और दोस्तों इस अंबेडकर चौक को बल्लभगढ़ का बच्चा जानता है क्योंकि अंबेडकर चौक बल्लभगढ़ की मेन एंट्री गेट पर है। रास्ते में मुझे मार्केट नज़र आ रही है जहाँ पर गारमेंट शॉप सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। शूज नज़र आ रहे हैं, शूज शॉप भी है यहाँ पर। कहीं कहीं पर वेडिंग ड्रेस भी देखने को मिल रही हैं। वॉल पर काफ़ी अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। यहाँ पर ही सरदार जी ताले चाबियों का काम कर रहे हैं। सरदार जी की ताले चाबी की शॉप। जब आप रास्ते में आओगे आपको राजा नाहर सिंह जी की एक बड़ी स्टैचू देखने को मिलेगी। जा सकते हैं ना, वैसे ऊपर देखने जा सकते हैं क्या? अच्छा इधर से ठीक है। दोस्तों ये है मेरे सबसे बड़े हीरो राजा नाहर सिंह जी और ये है उनकी स्टैचू जो अष्टधातु से मिलकर बनाई गई है। दोस्तों इसकी हाइट जमीन से लेके ऊपर तक करीब 37.5 फीट है। राजा नाहर सिंह जी की स्टैचू को देखकर हमें यह पता चलता है कि राजा नाहर सिंह जी चुनौतियों का बहादुरी के साथ सामना करने के लिए तैयार है। और दोस्तों इनके घोड़े का एक पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ है जो राजा नाहर सिंह जी के बलिदान को बता रहा है। दोस्तों ऐसे महान वीर योद्धा राजा नाहर सिंह जी जिन्होंने 1857 में देश की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई में अपना बलिदान दिया, उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं राजा नाहर सिंह जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ और उनके महल के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ चलता हूँ। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के ऊपर जो सन दिख रहा है उससे राजा नाहर सिंह जी बहुत जच रहे हैं। दोस्तों महल के सामने आपको ओपन मार्केट भी नजर आएगी। और इसी के साथ आपको इस महल के पास अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने हाथ में एक बुक ले रखी है जो भारत का संविधान है और उनके ऊपर भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है। इन दोनों मूर्तियों का यहाँ एक साथ होना समाज में क्रांतिकारी बदलाव और न्याय की झलक को दर्शाना है।
फाइनली दोस्तों अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब हम राजा नाहर सिंह जी के महल की गेट एंट्री पर हैं। यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की वही स्टैचू नजर आ रही है जिसे अभी हमने एक्सप्लोर किया था। और दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की एक बड़ी मूर्ति बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड में भी लगाई गई है जिसकी हाइट लगभग 38 फीट है। गाइस अब हम इस पैलेस के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। जब हम इसके एंट्री गेट पर आते हैं तब हमको एक बड़ा पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ की पार्किंग फ्री है। अब बात करते हैं राजा नाहर सिंह पैलेस के टिकट और टाइमिंग की बात। तो यहाँ की टिकट का प्राइस 20 रुपीज़ पर पर्सन है और राजा नाहर सिंह पैलेस सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। दोस्तों इस महल और राजा नाहर सिंह जी की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने से पहले हम इस महल के टूर को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें हम इस महल की खूबसूरत झलक को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस महल का एक खूबसूरत टूर एक्सप्लोर करते हैं। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम
भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर। जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम। जब आप मेट्रो से महल की तरफ आ रहे होंगे तब आपको रास्ते राजा नाहर सिंह जी की एक स्टैचू देखने को मिलेगी। तो गाइज़, क्या आपको पता है जब किसी योद्धा की स्टैचू बनाई जाती है तब उसके एक पैर उठे होने या दो पैर उठे होने या फिर तीनों पैर की ज़मीन होने पर उसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, अगर योद्धा के घोड़े का एक पैर हवा में उठा हुआ है तो इसका मतलब है कि राजा या योद्धा युद्ध में घायल हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु रणभूमि जंग के मैदान में ना होकर बल्कि बाद में घावों के कारण या युद्ध से जुड़े हुए किसी अन्य कारण से हुई, जैसे कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा और राजा नाहर सिंह जी के घोड़े का एक पैर हवा में उठा हुआ होना। और अगर घोड़े के दोनों पैर हवा में हो तो इसका मतलब होता है कि राजा या योद्धा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी का घोड़ा।
और लास्ट में दोस्तों अगर घोड़े के चारों पैर जमीन पर हैं तो इसका मतलब है राजा या योद्धा की मृत्यु नेचुरली प्राकृतिक कारणों से हुई है, जिसका युद्ध या युद्ध के घावों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हमें राजा नाहर सिंह जी के घोड़े का एक पैर हवा में ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि राजा नाहर सिंह जी रणभूमि में शहीद नहीं होकर बल्कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा धोखे से पकड़कर उन्हें फांसी दे दी गई थी। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये था कि राजा नाहर सिंह जी को अंग्रेजों ने संधि के बहाने धोखे से एक षड्यंत्र बनाकर लाल किले में बुलाया था और वहां पर राजा नाहर सिंह जी को उन्होंने कैद कर लिया और ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपने साथ शामिल होने और जान बख्श देने जैसे कई ऑफर भी दिए, बट राजा नाहर सिंह जी ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा देशभक्ति के लिए शहीद होना चुना और लाल किले के सामने चांदनी चौक में जहाँ आज बड़ा फव्वारा है उस जगह पर ब्रिटिशर्स ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की वह शहीदी एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करती है। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की स्टैचू के बेस वॉल दीवार पर राजा नाहर सिंह जी की असली तस्वीर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये है राजा नाहर सिंह जी की तस्वीर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस महल के मेन गेट की तरफ। दोस्तों जब हम महल के एंट्रेंस गेट की तरफ आएंगे तब हमें वॉल पर एक स्टोन शिलालेख देखने को मिलेगा, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। अगर कोई फर्स्ट टाइम राजा नाहर सिंह जी के पैलेस को एक्सप्लोर करता है तो वह इसे पढ़कर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आइडिया ले सकता है। चलिए दोस्तों इस शिलालेख पर लिखे हुए इस ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन को मैं आपके लिए इसे पढ़कर सुना देता हूँ। दोस्तों इस पर यह लिखा है कि बल्लभगढ़ की छोटी रियासत के शासक राजा नाहर सिंह जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 का विद्रोह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन और एक गौरवशाली अध्याय था। राजा नाहर सिंह हिंदू मुस्लिम एकता और दूरदर्शिता के प्रतीक थे। उन्होंने आसपास के शासकों विशेषकर बेगम सुमरो, गुड़गांव, झज्जर, फर्रुखनगर और रेवाड़ी के नवाब को एक झंडे तले लाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कार्तिक मेले के समय उत्तर प्रदेश के मुक्तेश्वर के किले में देश की आजादी से संबंधित एक गुप्त बैठक आयोजित की थी, जिसमें तात्या टोपे, राजा कृष्ण गोपाल रेवाड़ी और ग्वालियर के राजा और मंगल पांडे भी शामिल थे, जिनका उद्देश्य देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड ने, दोस्तों ये बहादुर शाह जफर अकबर के वंशज थे और अंतिम मुगल राजा थे, उन्होंने राजा नाहर सिंह जी को दिल्ली की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रशासक नियुक्त किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से इस कर्तव्य का सफलतापूर्वक निभाया। राजा नाहर सिंह क्रांति के लिए देसी सरदारों की योजना बनाने और उन्हें संगठित करने में बहुत कठिन परिश्रम करते रहे। नवंबर 1857 में ब्रिटिश सेना दिल्ली के बाहर इसे दबाने के लिए फैल गई। ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर सावर को क्षेत्र के दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था, अर्थात बल्लभगढ़, गुड़गांव, झज्जर और रेवाड़ी। ब्रिगेडियर सावर ने 6 दिसंबर 1857 को राजा नाहर सिंह जी को धोखे से संधि के बहाने बुलाकर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पहले मोतिया मारल में और फिर मेटकॉप हाउस में रखा। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और हज्जे दादरी और फर्रुखनगर के नवाब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए 9 जनवरी 1858 को फांसी पर लटका दिया गया था। राजा नाहर सिंह के महल के शुरुआती हिस्सों का निर्माण उनके पूर्वज राव बलराम ने करवाया था, जो 1739 में सत्ता में आए थे। हालांकि आज महल परिसर घनी आबादी वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, लेकिन कुछ साल पहले तक इसकी सुंदरता और अद्भुत प्राचीन आमतौर पर अज्ञात थी। इसे हरियाणा सरकार द्वारा पुनः खोजा गया। इसके जीर्णोद्धार का कार्य सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों को सौंपा गया था। तो दोस्तों इस पर यह इतिहास की एक झलक देखने को मिलती है जो हमें महल की हिस्ट्री को जानने में हमारी हेल्प करती है। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की हिस्ट्री को हम आगे और भी डिटेल में जानेंगे। दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ टूरिस्ट नजर आ रहे हैं, चलिए इनसे एक बार बात करते हैं। दोस्तों अभी मुझे सेंट्रस गेट पे 2 टूरिस्ट मिले हैं, चलिए इनसे हम पूछते हैं इस पैलेस के बारे में। तो आप राजा नाहर सिंह पैलेस के बारे में आप क्या जानते हैं? ये 1857 की क्रांति में इन महाराजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पे बल्लभगढ़ में ये राजा नाहर सिंह महल स्थित है। ये बहुत बढ़िया महल है। हमें इस महल में घूमने में हमको बहुत अच्छा लगा और ये महल बहुत ही बढ़िया है और टूरिस्ट के लिए अच्छी जगह है। ये बहुत ही रोचक स्थान है यहाँ का, बल्लभगढ़ में है ये स्थित और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा है। दोस्तों अभी मैं इस महल के मेन गेट पर हूँ। ये वही गेट है जो हमने मेट्रो स्टेशन से निकलते हुए टाइम देखा था, जहाँ राजा नाहर सिंह जी गेट के सामने अपने घोड़े पर सवार नजर आ रहे थे। दोस्तों यहाँ पर एक मोर डांस कर रहा है। इस चीज को भी हमने मेट्रो स्टेशन पर देखा था। किसी मोर का प्रवेश द्वार पर होना या नृत्य करना स्वागत को दर्शाता है और आज हमारा भी इस महल में कुछ इस तरीके से ये मोर स्वागत करता है। और दोस्तों इस महल की लोकेशन की बात की जाए तो ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में लोकेटेड है।
दोस्तों इस महल के आर्किटेक्चर में मुस्लिम और राजपूत कला शैली का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। उस चीज को आप मेरे पीछे इस मेन गेट पर भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसी खूबसूरत वास्तुकला के आर्किटेक्चर के बारे में आज हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों अभी जो ये आप गेट देख रहे हो ये इस महल का एंट्रेंस गेट है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने महल की रक्षा करने के लिए ऊंची ऊंची बड़ी दीवारों के साथ एक बड़ा दरवाजा बनाया करते थे। ऐसा ही इस महल के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस महल के चारों ओर पहले खाई हुआ करती थी जिसे खंदक कहा जाता है। खंदक महल के चारों ओर का गहरा निचला हिस्सा होता है और यह चीज महल जाने वाले रास्ते को टफ कर देती थी ताकि महल दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहे। चलिए अब हम इस एंट्रेंस गेट के अंदर चलते हैं और यहाँ की हिस्ट्री को देखते हैं। दोस्तों इस गेट के अंदर आपको मुगल और राजपूत शैली के आर्किटेक्चर की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। इस तरह के बड़े गेट को पहले पिस्ताक कहा जाता था। चलिए दोस्तों अब हम इस गेट के पास चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस गेट की नुकीली कीलों को देख सकते हैं। इन कीलों को गजरोधी सूल कहा जाता था। गज का मतलब हाथी, रोधी का मतलब रोकने वाला, सूल का मतलब होता था कोई पैनी चीज़। उसी चीज़ से मिलकर बना था गजरोधी सूल। इन कीलों पर पहले जेल लगाया जाता जब दुश्मन अपने हाथी से महल के बड़े दरवाजे पर टक्कर कराता। दोस्तों पहले जब कोई राजा किसी दूसरे राजा के महल पर अटैक करता था तब वह अपने हाथी से दरवाजों को टक्कर लगवाकर महल के अंदर आने की कोशिश किया करते थे। इस चीज से बचने के लिए इन नुकीली कीलों पर जहर लगाया जाता था जिससे उस दरवाजे पर टक्कर मारने वाले हाथी की डेथ हो जाया करती थी और उस महल में उस शत्रु राजा की एंट्री हो पाना मुश्किल हो जाता था। बट गाइस मैंने हिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी, इसमें उन्होंने इस चीज़ का भी समाधान निकाल दिया था। तब हाथी की टक्कर से पहले ऊँट को दरवाजे के सामने खड़ा किया जाता था जिससे ऊँट तो मर जाता था पर हाथी बच जाता था और दरवाजे को भी इस तरीके से तोड़ दिया जाता था। दोस्तों आप इस प्रवेश द्वार पर सबसे नीचे दो मेहराब देख रहे होंगे जिसके अंदर दो सैनिक खड़ा हुआ करते थे। एक सैनिक लेफ्ट की तरफ तो दूसरा सैनिक राइट की तरफ खड़ा हुआ करता था जो महल की निगरानी के साथ इस सुंदर प्रवेश द्वार की सजावट शैली को पूरा किया करते थे। और इस प्रवेश द्वार के मुख्य मेहराब द्वार पर 4 सैनिक हमेशा तैनात रहते थे जो महल में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ और अपनी ड्यूटी किया करते थे और 2 सैनिक यहाँ पर गेट को खोलने और बंद करने के लिए खड़े होते थे। चलिए दोस्तों अब इस प्रवेश द्वार के अंदर चलते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ आले नजर आ रहे हैं जिनकी चौड़ाई कम है जिससे हमें यह पता चलता है कि इन आलों का यूज यहाँ पर दीपक रखने के लिए किया जाता था जिससे कि इस प्रवेश द्वार पर रोशनी की जा सके। दोस्तों जैसे ही हम इस प्रवेश द्वार के अंदर आते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट साइड में सीढ़ियां देखने को मिलती हैं जिससे इस प्रवेश द्वार के ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। और दोस्तों इन सीढ़ियों का रास्ता काफी पतला है। अगर एक साथ बहुत सारे सैनिक जब ऊपर की तरफ जाते होंगे तो उन्हें लाइन वाइज एक एक करके ऊपर महल की तरफ जाना पड़ता होगा जो कि महल की सुरक्षा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और दोस्तों इन सीढ़ियों से महल की छत पर नहीं जाया जा सकता है क्योंकि एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी की तरफ से निकलती है। इन सीढ़ियों से केवल इन खुले मेहराब द्वार पर ही जाया जा सकता है। और दोस्तों महल के अंदर वाले प्रवेश द्वार के ऊपर एक छोटा मेहराब दिखता है जिसका यूज इस महल के अंदर घोषणा करने के लिए किया जाता था। जैसे कि जब राजा नाहर सिंह जी महल के अंदर आते होंगे तब सैनिक इस मेहराब द्वार से यह बोलता होगा कि राजा नाहर सिंह जी पधार रहे हैं। दोस्तों जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर 6 ओपन मेहराब द्वार दिखाई देने को मिलेंगे जिन्हें आर्चिड डोर भी कहा जाता है जो 6 एक तरफ लेफ्ट साइड में और 6 ही एक तरफ राइट साइड में। दोस्तों इन 6 मेहराब द्वारों में जो 3 नीचे की तरफ है यहाँ सैनिक खड़ा हुआ करते थे और जब राजा नाहर सिंह जी 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से युद्ध जीत कराते होंगे तब ऊपर वाले 3 मेहराब द्वार से रानियां उनके ऊपर फूल बरसाती थी और उनके रिलेटिव्स इन नीचे वाले 3 मेहराब द्वार पर उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ करते थे जब राजा नाहर सिंह जी यहाँ से महल के अंदर आते होंगे। चलिए दोस्तों अब महल के अंदर चलते हैं।
दोस्तों अंदर आते ही इसकी पुरानी बनावट आपको किसी राजस्थानी हवेली की याद दिलाएगी, इसलिए इस किले को मिनी जयपुर भी कहा जाता है, क्योंकि राजा नाहर सिंह जी और उनके पूर्वजों के वैवाहिक संबंध राजस्थान की राजा से थे। इसलिए राजस्थान की संस्कृति की खूबसूरत झलक भी आपको इस महल में भी झलकेगी। और राजा नाहर सिंह जी के पूर्वजों में बलराम सिंह तेवतिया राजस्थान के राजा सूरजमल जी के साले थे, जिन्हें जाटों के प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसी चीज को हमने राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर एक्सप्लोर किया था, जहाँ नर्तकी नृत्य कर रही थी। दोस्तों ये वही जगह है। दोस्तों इस महल के ऊपर देखिए, इसके ऊपर कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं, जिससे ये महल काफी प्यारा लग रहा है। और दोस्तों मुझे यहाँ पर पैरट्स की आवाज, लहरी की आवाज और बहुत सुंदर बर्ड्स की आवाज आ रही है, जिससे आसपास का एनवायरनमेंट और भी मधुर लग रहा है। और दोस्तों आज मुझे इस वीडियो को बनाते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे महान क्रांतिकारी राजा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों द्वारा दिए गए उन सभी ऑफर्स को उन्होंने सच्चे देशभक्त की तरह ठुकरा दिया और देशभक्ति की आजादी के लिए शहीद होना चुना। ऐसे महान क्रांतिकारी की जन्मभूमि को आज आपके साथ इस वीडियो में एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिल रहा है। दोस्तों इस महल की आर्चिस, मेहराबे और पत्थर से बनी हुई जालियां इस महल को एक बेहद खूबसूरत झलक दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ की आर्चिस को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों आपको ये मेहराब दिख रहा है, इसको कहते हैं मल्टी फोइलेड आर्क। ये आर्क्स पत्तों की पंखड़ियों की तरह पहने होते हैं। दोस्तों आर्च का मतलब मेहराब होता है। ये कई तरीके के होते हैं। इनका डिजाइन ऊपर से नुकीला और नीचे से चौड़ा होता है। अभी जो मैंने आपको आर्चेस दिखाया है वो मल्टी फोइलेड आर्च थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पत्ती नुमा डिजाइन थे जो ऊपर से नुकीले और नीचे से चौड़े थे, जिसे मल्टी फोइलेड आर्च कहा जाता है। और दोस्तों ये फोइलेड आर्च है और ये वाले सजावटी आर्च है। तो कुछ आर्च अंदर की तरफ धसे होते हैं, जिसे आला या फिर नीस कहते हैं, जो दीपक या सामान रखने के लिए और सजावट और प्रवेश द्वार के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों अगर ये आर्च 1 इंच तक अंदर की तरफ धसे होते हैं तो ये सजावटी आर्च की कैटेगरी में आते हैं, और उससे ज्यादा दीपक के लिए और उससे भी ज्यादा सामान रखने के लिए महल में बनाए जाते थे। और दोस्तों ये आर्चेस मुगल शैली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नुकीले और नीचे से चौड़े होते हैं। अभी मैं इस महल के आंगन के अंदर हूँ और यह आंगन काफ़ी बड़ा है। चलो मैं इस आंगन का आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ। आपको मेरे पीछे जो इस महल के अंदर पेड़ दिख रहा है, ये पीपल का पेड़ है। आपको जो मेरे पीछे बैल्कनी दिख रही है, इस बैल्कनी की छत पर काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो। जिससे ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। कभी राजा जी इस दरबार से नीचे देखते होंगे, यहाँ पे दरबार लगता होगा। यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी और भी उनके वंशज यहाँ पर प्रजा की बातों को सुनते होंगे। यहाँ से आंगन देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ से नीचे देखने में आंगन काफ़ी बड़ा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गाइस ये जो आप यहाँ का एक बड़ा आंगन देख रहे हैं, यहाँ पर राजा कभी दरबार लगाते होंगे। और दोस्तों आपको जो ये पेड़ दिख रहा है, ये पीपल का ट्री है।
दोस्तों ये जो बारीक पत्थर की जालियां, इनकी कारीगरी देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। इस महल का हर एक कोना अपने आप में एक कहानी कहता है। और गाइस इस महल के ऊपर जो दीवान आम है, वहाँ की बैल्कनियां और कपोला भी बहुत शानदार है। दोस्तों जिस तरीके से बाहर के गेट का स्ट्रक्चर था, उस तरीके से हमें यह गेट भी देखने को मिल जाता है। इस गेट के अंदर भी छोटी छोटी गजरोदी सूल बनी हुई हैं। तो इस गेट का स्ट्रक्चर भी इस महल की गजरोदी सूल से बना हुआ है। इस तरह के दरवाजे पहले जमाने में देखने को मिला करते थे। और दोस्तों इस गेट पर जो गजरोदी सूल है, वो इसलिए लगाई गई है ताकि कोई दुश्मन अगर दरवाजे को टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, तो इस दरवाजे पर लगी ये जहरीली कीलें उसे खत्म कर देती थी, जिससे ऐसे दरवाजों को तोड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता था। दोस्तों पर्दा पर्दा सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। उसी संस्कृति से मिलकर बनी है ये पत्थर की जालियां, जिनमें से कभी रानियां और महल में रहने वाली औरतें इस महल के अंदर देखा करती थी। इस तरह से बनी ये पत्थर वाली दीवार की जालियां पर्दे की तरह काम करती थी, जिससे यहाँ से बाहर देखने वाले को बाहर और महल का नजारा भी दिख जाता, और बाहर और महल में बैठे लोगों को जाली की दीवार से देख रहे लोगों को देख पाना संभव नहीं था, बिल्कुल पर्दा प्रथा की तरह। दोस्तों इस महल में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं टाइम मशीन से 200 साल पीछे आ गया हूँ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस महल के दीवान आम की तरफ। दोस्तों ये दीवान आम एक फारसी शब्द है, जिसमें दीवान का मतलब सभागार हॉल, ए का मतलब का, आम का मतलब लोग, यानी कि आम जनता का सभागार हॉल, जिसे न्यायालय की तरह भी देखा जाता था। दोस्तों यह वह जगह थी जहाँ राजा आम जनता से मिलते थे, उनकी फरियादें सुनते थे और न्याय करते थे। इस दीवान आम पर शाही सरकारी अधिकारी जैसे कि वजीर, दीवान राजा को सरकारी कामों की रिपोर्ट देते थे। दोस्तों इस दीवान आम ने राजा नाहर सिंह जी को जनता के बीच न्याय करते हुए उस दौर के समय को देखा है। और दोस्तों हमारे राजा नाहर सिंह जी भी सभी 36 बरादरियों को एक सम्मान से देखते थे, इसलिए उन्होंने सभी 36 बरादरियों से अलग अलग 36 वजीरों की नियुक्ति भी की थी। दोस्तों बरादरियों का मतलब ब्रदरहुड से होता है, यानी कि भाईचारा। दोस्तों अगर आप इन 36 बरादरियों के नाम जानना चाहते हो तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों हमारी 36 बरादरियों के साथ राजा नाहर सिंह जी ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को दिल्ली जाने वाले रास्तों से बुरी तरह खदेड़ भगाया था, जो हमारे लिए काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही हमारे देश की उस लड़ाई में हमारे मुस्लिम समुदाय का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे अवध की रानी बेगम हजरत महल और मौलाना फजल उल हसन, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के साथ देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, जिसे देखकर अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि वो इस एकता में फूट डालने की नीतियां बनाने लगे। एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने तो यह भी कहा था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एकता है तब तक भारत जैसे देश को हरा पाना असंभव है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने एक नीति बनाई, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उस चीज का परिणाम यह हुआ कि भारत के सामने तब एक अलग देश पाकिस्तान बना। दोस्तों हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों को एक समानता दी गई है, जहाँ अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग प्रेम से रहते हैं, और मैं सभी धर्मों व जातियों का सम्मान और रिस्पेक्ट करता हूँ। और दोस्तों इस महल में एक दूसरा दीवान आम भी है, जो इस महल की छत पर बना हुआ है, जहाँ रानियां न्याय संगत न्याय करती होंगी। ये राजा नाहर सिंह पैलेस में एक झूला है, जैसे आप पीछे देख सकते हो। इस महल के अंदर तो इस महल के अंदर हमें एक झूला देखने को मिलता है, जिसे राजवाड़ी झूला कहा जाता है, और राजस्थान में इस झूले को हिंडोला कहा जाता है। इस झूले पर कभी राजा नाहर सिंह जी विश्राम किया करते होंगे। इस झूले के इन पिलर्स पर चांदी का एक सुंदर डिजाइन जड़ा हुआ होता था, और इसकी गद्दी पहले रेड कलर की हुआ करती थी। और दोस्तों इस झूले के टॉप पर जो आप ये मल्टी फोइलेड आर्च डिजाइन देख रहे हैं, इसे बहुमुखी डिजाइन कहा जाता है, जो राजा महाराजाओं के फर्नीचर पर ज्यादा देखने को मिलता है। इस पर कभी सोने और चांदी से जड़े हुए डिजाइन हुआ करते थे। दोस्तों यह झूला कभी दीवाने आम में हुआ करती थी। चलिए दोस्तों इस झूला का आनंद लिया जाए। दोस्तों इस झूला पर बैठकर तो मुझे राजाओं की तरह शाही वाइब महसूस हो रही है। और दोस्तों अब इस राजवाड़ी झूले पर पीतल की जड़ाई देखने को नजर आएगी।
इस झूला के पीछे आपको एक जेल भी देखने को मिलेगी। इस जेल के लॉक का डिजाइन ब्रिटिशर की जेल के लॉक के जैसा है, जो हमें अंडमान निकोबार पर जहाँ पर काला पानी की सजा देकर अंग्रेजों द्वारा भेजा जाता था, उसके जैसे लॉक की तरह इस जेल की लॉक का डिजाइन देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस जेल के लॉक का डिजाइन कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर जेल में बंद कैदी को जेल के ताले की चाबी भी दे दी जाए तो वह इसे खोल नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों इस जेल को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इस जेल ने कभी राजा नाहर सिंह जी के द्वारा पकड़े गए अपराधियों का दौर देखा होगा, जो उस समय अपराध के लिए गिल्टी सिद्ध किए गए होंगे। दोस्तों यह वही रंगमंच है, यह वही स्टेज है जिस पर नर्तकियां राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन की वॉल स्टोन पेंटिंग पर नृत्य करती हुई नजर आ रही थी। इस रंगमंच ने न जाने कितने कलाकारों की कला और टैलेंट का प्रदर्शन देखा होगा। ये है रंगमहल, यहाँ पे राजा कभी मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत करते होंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही है ये रंगमहल, जहाँ पर राजा इस रंगमंच पर भारतीय सांस्कृतिक कला का आनंद लेते होंगे। और दोस्तों ये है यहाँ की रसोई, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार पर फल और सब्जियों की पत्थरों से उभरी हुई चित्रों की कलाकृतियां नजर आ रही हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह कभी उस समय इस महल की रसोई हुआ करती होगी। दोस्तों आपको मेरे सामने इस महल का मेन फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, जिसमें नीचे की तरफ 11 बहुमुखी खुले मेहराब द्वार हैं, जिसमें 3 छोटे मल्टीफोल्डेड आर्च लेफ्ट की तरफ और 3 छोटे मल्टीफोल्डेड आर्च राइट की तरफ नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इसके सेंटर में 5 बड़े ओपन मल्टीफोल्डेड आर्च हैं। और दोस्तों इसके ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में 2 दरवाजे नजर आ रहे होंगे, जो इस महल की छत पर लेफ्ट और राइट साइड में अंदर आने का रास्ता है। और दोस्तों जो इस पर बैल्कनी है उस पर 5 छोटे मल्टीफोल्डेड आर्च बने हुए हैं, जिसमें 3 फ्रंट की तरफ हैं, तो 2 लेफ्ट और राइट की साइड देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों आपको मैं इसमें एक चीज दिखाता हूँ। आप जो इस महल के ऊपर की तरफ जो चीज देख रहे हैं वो ब्रैकेट्स हैं, यानी कि चपटी टोड़ियां। इन चपटी टोड़ियों का यूज महल के उस ऊपरी हिस्से के वजन को साधने के लिए किया जाता है। और दोस्तों क्या आप इस महल पर एक जाली नुमा छोटी सी दीवार देख पा रहे हैं? दोस्तों इसे नेट रेलिंग कहा जाता है। यह दीवार पत्थर से बनी जालियों की होती है और उस जाली को नक्काशीदार पत्थर की स्क्रीन बोलते हैं। और दोस्तों इसे पर्दे की दीवार कहा जाता है। इस चीज को हम पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं। और ये नक्काशीदार पत्थर की जालियां राजपूत वास्तुकला शैली के आर्किटेक्चर से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों इस महल पर उभरी हुई इन खूबसूरत फूलों की कलाकृतियों को तो देखो। ऐसी फूलों की सुंदर कलाकृतियों को फ्लोरल मोटिव्स कहा जाता है, जो एक फ्लोरल पैटर्न बनाती है। इसे बने हुए फूलों के पैटर्न में आमतौर पर ट्यूलिप, आइरिस, पोपी, गुलाब, जैस्मिन यानी कि चमेली और कमल, इन सभी फूलों का यूज किया जाता है, जिसमें फूलों, पत्तियों, बेलों जिन्हें वाइन्स कहा जाता है और कलियों का नेचुरल फ्लोरल पैटर्न देने के लिए यूज किया जाता था, जिसे प्लांट मोटिव्स या अराबस्क कहते हैं। अभी जो आप इस पर बने हुए प्लांट को देख रहे हैं यह ट्री ऑफ लाइफ है, जिस पर ट्यूलिप, आइरिस और लिली के फ्लावर बने हुए हैं और इसे साइप्रस ट्री भी कहते हैं। और दोस्तों जब इस ट्री को इस तरह से खड़ा हुआ दिखाया जाता है तब इस डिजाइन को सिमेट्रिकल फ्लोरल ट्री कहा जाता है और यह प्लांट स्वर्ग के बगीचे की सुंदरता को दर्शाता है। और दोस्तों जो यह आपको 4 पंखुड़ियों वाला फूल दिख रहा है यह जैस्मिन का फूल है, यानी कि चमेली का। और जब बहुत सारे ऐसे फूल मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं उसे ट्रेलिस कहते हैं और इस पूरे डिजाइन को अराबस्क कहा जाता है। दोस्तों इस तरह के फ्लोरल पैटर्न का यूज मुस्लिम वास्तुकला के आर्किटेक्चर में किया जाता है। और दोस्तों मुस्लिम वास्तुकला के आर्किटेक्चर में बेशकीमती पत्थरों से फूलों की जड़ाई का काम किया जाता था, जिसमें ट्यूलिप के फूलों का बहुत यूज किया गया था। ऐसा ही फूल हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। दोस्तों यह ट्यूलिप का फूल है, जो दिखने में घंटी के जैसा लगता है और यह मुगल वास्तुकला में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फ्लावर है। और दोस्तों इस फूल के डिजाइन का सबसे ज्यादा ताजमहल की वास्तुकला शैली में देखने को मिलता है, जहाँ पर बेशकीमती पत्थरों से इस फूल का डिजाइन बनाया हुआ है। और दोस्तों इस चीज को पित्रा दूरा कहते हैं और यह चीज इंडिया में पच्चीकारी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों मुस्लिम वास्तुकला के मेहराब द्वारों पर हमें अक्सर 2 फूल इसके लेफ्ट और राइट साइड में देखने को मिलते हैं, जो कमल का फूल है। और दोस्तों यह फूल भारतीय और मुगल कला शैली में शुभ, पवित्रता और धन का प्रतीक माना जाता है, जो कि यहाँ के मेहराब द्वारों और पिलर्स पर देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरह के आर्चड एंट्रेंस और इस तरह से बने हुए फूलों के डिजाइन से मुस्लिम वास्तुकला की शैली को आसानी से पहचाना जा सकता है। और
और दोस्तों जो ये आपको पत्तियों का डिजाइन इस पर दिख रहा है, इसे लीफी ऑर्नामेंट कहते हैं। मुस्लिम वास्तुकला में ये खजूर के पत्तों को दर्शाता है, जिसे यहाँ पर पत्तीदार आभूषण की तरह बनाया गया है। और दोस्तों इसके दूसरी तरफ हमें एक अलग ही तरह का पैटर्न नजर आ रहा होगा, जिसमें कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स बनी हुई हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर और हेक्सागोन जैसी शेप्स का पत्थर से उभरा हुआ एक खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इस डिजाइन को दोस्तों आर्च मोटिव कहा जाता है, जिसमें एक ही डिजाइन के जियोमेट्रिकल पैटर्न से बनी शेप्स के मेहराबिये झालर होते हैं। और जो यह डिजाइन इस पर बना है, इसे चौपंक्ति डिजाइन या फिर क्वार्टर फोल्ड डिजाइन कहा जाता है। दोस्तों यह जियोमेट्रिकल पैटर्न आर्चिस और फ्लोरल पैटर्न को खूबसूरत बना देता है। जब इन दोनों तरह के फ्लोरल और जियोमेट्रिकल पैटर्न का महल की सुंदर वास्तुकला शैली में यूज किया जाता है, तो महल में चार चांद जैसी खूबसूरती झलकती हुई नजर आती है। दोस्तों भारत की संस्कृति और वास्तुकला का यह सुंदर संगम मेरे अंदर एक एक्सप्लोरिंग एडवेंचर क्रिएट करता है। उस खूबसूरत संस्कृति के संगम के अंदर मैं खुद को डुबोना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों आज मैं अजय दी एक्सप्लोरर बनकर इसे एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों यह महल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसे सैंडस्टोन कहते हैं, जो लाल पत्थर होता है। इस पत्थर पर धूप पड़ती है तो यह पत्थर धूप से चमकने लगता है, जिससे महल का रंग हमें सोने के जैसा दिखाई देता है। उसी तरह जब इस महल पर धूप पड़ती है तो यह महल भी अपनी खूबसूरत नक्काशियों के साथ खिलखिलाता हुआ नजर आता है। दोस्तों आप किसी महल को देखकर यह कैसे पहचानोगे कि इसमें मुस्लिम वास्तुकला शैली है या फिर राजपूत कला शैली है, या फिर उस महल का डिजाइन मुस्लिम और राजपूत कला शैली दोनों से मिलकर बना हुआ है। चलिए तो दोस्तों इसी चीज को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इस महल की तरफ देखिए, इसमें आपको खुले मेहराब द्वार दिखेंगे और उन पर फ्लोरल पैटर्न नजर आएगा। और दोस्तों महल के टॉप हिस्से पर जब कभी भी आपको ऐसा गुम्बदनुमा डिजाइन दिखे तो आप समझ जाना कि यह मुस्लिम आर्किटेक्चर का डिजाइन है। तो इस तरह के गुम्बद मुगल वास्तुकला शैली के आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे, और राजस्थानी वास्तुकला शैली के आर्किटेक्चर में हमें इस तरह की छतरियां देखने को मिलती हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको महल में जालियों की रेलिंग्स, जालियों के झरोके, पत्थर से बनी हुई पर्दे की दीवार और ऐसी छतरियां और बेल और ऐसे छज्जे नजर आए तो आप समझ जाना कि यह राजपूत कला शैली के आर्किटेक्चर का डिजाइन है। और दोस्तों राजपूत शैली के मेहराब द्वार लहरदार होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से राजपूत कला शैली के आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। और दोस्तों अगर आपको महल के अंदर इसी तरह के दोनों ही डिजाइन देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये मुस्लिम और राजपूत कला शैली के आर्किटेक्चर का डिजाइन है, जिसमें मुस्लिम वास्तुकला के आर्किटेक्चर और राजपूत कला शैली के आर्किटेक्चर इन दोनों को जोड़कर यह महल बनाया गया है। और दोस्तों इस महल में भी आपको यह दोनों वास्तुकला शैली नजर आ रही होंगी। आमतौर पर जब कोई राजा महल बनवाया करते थे तब इन दोनों वास्तुकला शैलियों को जोड़कर महल को बनवाया जाता था, जिससे महल की बनी खूबसूरती लोगों को उसे निहारते रहने के लिए मजबूर कर देती थी। और दोस्तों इस महल को बनवाने के लिए उस जमाने के सबसे बेस्ट और फेमस कलाकारों को यहाँ बुलाकर इस महल को बनवाया गया था। दोस्तों आपको इस महल के प्रवेश द्वार के लेफ्ट और राइट साइड पर एक जगह नजर आ रही होगी, जिसे घुड़साल कहा जाता था, जहाँ पर राजाओं के घोड़े कभी खड़ा हुआ करते थे। दोस्तों इस प्रवेश द्वार के सबसे टॉप पर आपको 5 किरीट नजर आएंगे, जिनके टॉप के हिस्से को कलश कहते हैं। ये किरीट टोटल 5 है और इस महल में शासन करने वाले टोटल राजा 6 हुए थे। हो सकता है राजा नाहर सिंह जी ने अपने 5 पूर्वजों को इनकी संख्या से बताने की बात बयां की हो। और दोस्तों इस किरीट के नीचे हमें गुम्बदनुमा कोरबेल देखने को मिलता है, जिससे इसका छज्जा जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर बनी बाकी की चीजें तो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पर मोर की पत्थर से उभरी हुई कलाकृतियां नजर आ रही हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह गेस्ट रूम है। दोस्तों आपको इसके प्रवेश द्वार पर इसके लेफ्ट और राइट साइड में इससे अटैच 2 छोटे रूम दिख रहे होंगे, और ऐसे ही 2 कमरे इसके पिछले वाले प्रवेश द्वार पर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे टोटल 4 हैं। पहले कभी इनमें सेवक रहा करते थे। और दोस्तों इसकी सीढ़ी पर यह जाली की रेलिंग देखिए, इसका आर्किटेक्चर डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों इस महल के आंगन में इसके फर्श पर हमें एक जियोमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा होगा, जिसे ओक्टागोन स्क्वायर इंटरलॉकिंग पैटर्न कहा जाता है, जो इस महल के आंगन को एक बेहद खूबसूरत लुक दे रहा है। चलिए दोस्तों अब राजा नाहर सिंह जी और उनके पूर्वजों की हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैं उनकी हिस्ट्री को इस महल की राजवाड़ी झूला पर बैठकर बताऊंगा। चलिए तो दोस्तों चलते हैं राजवाड़ी झूला की तरफ। तो यह महल जाटों के राजा नाहर सिंह जी का है, जो जाटों के तेवतिया गोत्र से बिलोंग करते और बल्लभगढ़ रियासत के अंतिम राजा थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया था। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के एंसेस्टर्स और उनके पूर्वजों का किंग टाइम पीरियड कुछ इस तरह से है।
जिनमें टोटल यहाँ 6 राजाओं ने बल्लभगढ़ की रियासत को संभाला था। दोस्तों हम यहाँ पर बल्लभगढ़ के फर्स्ट और लास्ट किंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों राजा बलराम सिंह तेवतिया बल्लभगढ़ के पहले राजा थे जिन्होंने बल्लभगढ़ शहर की स्थापना 1753 में की थी और राजा नाहर सिंह जी उनके वंशज थे। और दोस्तों राजा बलराम सिंह तेवतिया जी को राव और नवाब बख्शी के नाम के ये टाइटल्स भी मिले थे। दोस्तों टाइटल का मतलब उपाधियां होता है और दोस्तों राव उपाधि इस टाइटल का मतलब राजकुमार होता है जो एक शाही उपाधि होती है और नायाब बख्शी इस टाइटल का मतलब वेतनदाता होता है। और दोस्तों बल्लभगढ़ का नामकरण भी राजा बलराम सिंह तेवतिया जी के नाम पर बलरामगढ़ रखा गया था जो आज बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि बल्लभगढ़ की स्थापना राजा बलराम सिंह तेवतिया जी ने 1739 के टाइम पीरियड में की थी। और दोस्तों राजा बलराम सिंह तेवतिया जी को बल्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये उनका निकनेम है। दोस्तों बलराम सिंह तेवतिया जी भरतपुर के राजा सूरजमल जी के साले थे। इस महल को बनाने का काम राजा बलराम सिंह तेवतिया जी ने शुरू किया था जिसमें उनके शासन से लेकर राजा नाहर सिंह जी के शासन तक कई बदलाव भी किए गए जो राजा नाहर सिंह जी के टाइम पीरियड तक बनता रहा। और दोस्तों हमारे दूसरे राजा नारायण सिंह जी थे जो 1806 में राजा बने थे और उनकी उसी वर्ष शासन के टाइम पीरियड में डेथ हो गई थी। और दोस्तों इस महल के तीसरे राजा अनिरुद्ध सिंह जी थे जिन्होंने 1806 से 1819 तक बल्लभगढ़ की गद्दी संभाली थी। और दोस्तों अनिरुद्ध तेवतिया की डेथ के बाद उनकी पत्नी ने अपने दिवंगत पति की याद में एक तालाब और उसके ऊपर एक छतरी बनवाई जिसे रानी की छतरी के नाम से आज बल्लभगढ़ में जाना जाता है। दोस्तों कुछ लोगों का यह मानना है कि इसे राजा नाहर सिंह जी ने अपनी रानी के लिए बनवाया, लेकिन जब सरकारी कागजों और डॉक्यूमेंट को खंगाला जाता है तब उससे हमें यह पता चलता है कि यह छतरी अनिरुद्ध की विधवा पत्नी के द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों यह रानी की छतरी शाही तालाब के किनारे ऊपर की ओर स्थित है। दोस्तों इस रानी की छतरी में पहुंचने के लिए राजा नाहर सिंह महल से एक गुफा हुआ करती थी जो आज के टाइम में बंद है, जिसका यूज राजा महल से गुप्त रास्ते से बाहर जाने और रानियां इस तालाब में नहाने के लिए किया करती थी। और दोस्तों इस रानी की छतरी के टॉप पर जो आर्किटेक्चर डिजाइन है उस कला शैली में बरादरी कला शैली का यूज किया गया है क्योंकि इन छतरियों की शैली में झलकती है। दोस्तों ये रानी की छतरी चारों ओर से पिलर से घिरी हुई है और इसको बनाने का जो डिजाइन है वो स्क्वायर शेप में किया गया है। और दोस्तों इस रानी की छतरी के पूरे वास्तुकला में हमें राजपूत और मुस्लिम वास्तुकला शैली का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस महल के फोर्थ किंग राजा साहिब हुए जिन्होंने 1819 से लेकर 1825 तक शासन किया। और इस महल के पांचवें राजा राम सिंह जी थे जो राजा नाहर सिंह जी के पिताजी थे। उन्होंने 1825 से 1829 तक शासन किया और उनके शासन के दौरान उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद अगले और अंतिम राजा नाहर सिंह जी हुए जिन्होंने 1839 से लेकर 1858 तक शासन किया, जिनको 1857 की क्रांति में देश की आजादी के लिए 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी बल्लभगढ़ की रियासत के अंतिम राजा थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1821 को भारत के फरीदाबाद शहर के बल्लभगढ़ में हुआ था। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के जन्म की अमर शहीदी जयंती भी मनाई जाती है, जिस चीज को हमने राजा नाहर सिंह जी के स्टैचू के पास लिखा हुआ देखा था। और दोस्तों क्या आपको पता है राजा नाहर सिंह जी के नाहर का क्या मतलब है? तो दोस्तों नाहर का मतलब शेर होता है, यानी कि हमारे राजा नाहर सिंह जी शेर की तरह एक वीर योद्धा थे। राजा नाहर सिंह जी बचपन से ही काफी बहादुर और चालाक थे। और दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के पिताजी का नाम राजा राम सिंह और माताजी का नाम बसंत कौर था। जब राजा नाहर सिंह जी 9 साल के थे तब उनके पिता राजा राम सिंह जी की डेथ हो गई थी। फिर उनके पिता की डेथ के बाद राजा नाहर सिंह जी के चाचा नवल सिंह जी ने उनकी देखभाल और राज्य को चलाने की शिक्षा भी दी। फिर दोस्तों जब राजा नाहर सिंह जी 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह पंजाब की कपूरथला की राजकुमारी श्री बसंत कौर से हुआ। दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी होगी, राजा नाहर सिंह जी की माताजी का नाम भी बसंत कौर था और उनका विवाह जिस पंजाब की कपूरथला की राजकुमारी से हुआ था उनका नाम भी राजकुमारी श्री बसंत कौर था। इन दोनों के नाम में उपाधियों का अंतर था। फिर दोस्तों आगे जब राजा नाहर सिंह जी 18 साल के हुए तब उन्होंने बल्लभगढ़ के राजा बनकर बल्लभगढ़ रियासत की गद्दी संभाली। और दोस्तों राजा नाहर सिंह जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया था जिनका नाम कुशाल सिंह था। दोस्तों इस महल में देश की आजादी के लिए कई सारी बैठकें भी हुई थी। दोस्तों इस महल ने अंग्रेजों के राज में देश की आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई का समय देखा है और देश की आजादी के लिए बनाई गई योजनाओं का 1857 की क्रांति के समय लोगों को स्ट्रगल करते हुए उसके दौर को देखा है। दोस्तों इस महल का हर एक कोना उस इतिहास की झलक का कुछ न कुछ बात बयां कर रहा है। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के बलिदान को समझने के लिए सबसे पहले हमें 1857
1857 की क्रांति द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 को समझना होगा, जिसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज से 170 साल पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं से सत्ता छीनने की एक योजना बनाई, जिसे हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि जिस राजा की कोई संतान नहीं होगी, उस राजा के उत्तराधिकारी अब ब्रिटिशर्स होंगे, और अब हर राजा महल में ब्रिटिश सेना को भी तैनात करेगा, जिसका खर्चा भी उस महल के राजा को ही देना होगा, और जो ये राजा यह नहीं करेगा उसकी सत्ता भी हड़प ली जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ ही अंग्रेजों ने किसानों पर भी रेयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त जैसे टैक्स भर भर कर लगा दिए गए थे। और दोस्तों, जो बात 1857 की लड़ाई में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बनी, वो थी उस समय चर्बी वाले कारतूस। उस समय दोस्तों, गोलियों को जंग से बचाने के लिए उस पर एक कवर चढ़ाया जाता था, जिसे मुंह से छीलकर लोड करना होता था, जिसमें हिंदुओं को गाय की चर्बी वाले कारतूस और मुसलमानों को सुअर की चर्बी वाले कारतूस दिए गए थे। जिस चीज का पता लोगों को चल जाता है, और भारत देश के राजा और प्रजा तब एक बड़ी योजना बनाती कि अंग्रेजों को देश की गुलामी से कैसे आजाद कराना है। और यह देश की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई होती है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से आज हिस्ट्री में जानने को मिलता है। और दोस्तों, उस आजादी की लड़ाई में कमल के फूलों और रोटियों का संदेश के तौर पर यूज किया गया था। उस लड़ाई में हमारे देश के महान क्रांतिकारी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, अवध की बेगम हजरत महल और भी बहुत सारे ऐसे महान क्रांतिकारी देश की उस आजादी की लड़ाई में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और दोस्तों, आपको 1857 की लड़ाई में मैं आपको एक हॉन्टेड फैक्ट बताता हूँ, एक भूतिया फैक्ट। वो ये है कि दोस्तों, उस समय भारत में अंग्रेज अपने घर या आवास बनाकर रहते थे, जिनकी डेथ ने उनके ऐसे आवास और कई घर हॉन्टेड बना दिए, यानी कि भूतिया। उनमें से मैं आपको एक जगह का नाम बताता हूँ, वो है कोटा का ब्रजराज भवन महल। तो दोस्तों, अपनी स्टोरी 1857 की क्रांति पर वापस चलते हैं। अब दोस्तों, दिल्ली में मुगल राजा बहादुर शाह जफर सेकंड हुआ करते थे, जो कि बाबर और उनके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और एंड में वे 17वें राजा बहादुर शाह जफर सेकंड बनकर आए। अब बहादुर शाह जफर और देश के अलग अलग हिस्सों के राजा महाराजा मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की एक योजना बनाते हैं, जिसमें राजा नारसिंह जी को भी यह काम सौंपा गया था कि उन्हें अंग्रेजों को फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों से अंग्रेजों को नहीं आने देना है, यानी कि फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों को अंग्रेजों से सुरक्षित रखना है। तब राजा नाहर सिंह जी ने 132 दिनों तक, यानी कि 4 महीनों तक अंग्रेजों को पलवल, फतेहपुर और पाली जैसे फरीदाबाद की साउथ और ईस्टर्न पार्ट्स, यानी कि फरीदाबाद के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों से दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों से अंग्रेजों को बुरी तरह खदेड़ भगाया था और दिल्ली की अंग्रेजों से रक्षा की थी। राजा नाहर सिंह जी की उस बहादुरी से आज बल्लभगढ़ को द आयरन गेट ऑफ दिल्ली या दिल्ली के लोहे की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो तब उस टाइम अंग्रेजों के पंजाब में कमिश्नर जॉन लॉरेंस हुआ करते थे, जिन्होंने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को एक लेटर लिखकर यह बताया था कि वे बल्लभगढ़ जैसी मजबूत दीवार के पार नहीं जा पा रहे हैं। अब उस समय अंग्रेज ब्रिटिशर्स यह समझ जाते हैं कि राजा नाहर सिंह जी को हराना उनके बस की बात नहीं है। फिर ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स राजा नाहर सिंह जी को पकड़ने के लिए एक साजिश रचते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं, जिसमें एक अंग्रेज सैनिक राजा नाहर सिंह जी के महल में एक सफेद झंडे के साथ शांति प्रस्ताव के लिए संधि के लिए आता है, जिसमें राजा नाहर सिंह जी को यह बताया जाता है कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर सेकंड के साथ शांति प्रस्ताव की संधि के लिए लाल किले में संधि करना चाहते हैं, जिसमें वे यह चाहते हैं कि शांति प्रस्ताव में राजा नाहर सिंह जी भी उपस्थित रहें, वे भी इस संधि का हिस्सा बने। राजा नाहर सिंह जी अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाते हैं और दिल्ली के लाल किले के लिए निकल पड़ते हैं। अंग्रेजों ने अपने इस षड्यंत्र में धोखे से फंसाकर उन्हें बंदी बना लेते हैं और उनके साथ आए हुए सैनिकों को भी अंग्रेज मार देते हैं और इनके साथ ही अंग्रेजों ने उनके घोड़े को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, अब राजा नाहर सिंह जी को ब्रिटिश ब्रिगेडियर सावर के द्वारा 6 दिसंबर 1857 को कैद कर लिया जाता है, जहां पर पहले उन्हें दिल्ली के मोतिया महल में रखा जाता है और फिर बाद में दिल्ली के मेटकोप हाउस में रखा जाता है। अब एक अंग्रेज ब्रिटिश जनरल हडसन ने उन्हें एक पेशकश दी, एक ऑफर दी, जिसमें राजा नाहर सिंह जी से यह कहा गया कि वे अंग्रेजी ब्रिटिशर्स की हुकूमत को स्वीकार कर लें और उनसे माफी मांगकर उनका आगे साथ दें, इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। तब राजा नाहर सिंह जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अंग्रेजों के उस ऑफर को ठुकराकर और एक सच्चे देशभक्त की तरह शहीद होना चुना। फिर अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए राजा नाहर सिंह जी को दोषी सिद्ध ठहरा दिया और उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर ब्रिटिशर्स सरकारी खजाना लूटने और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट विद्रोह लड़ाई करने का मुकदमा चलाया। वह मुकदमा इलाहाबाद के कोर्ट में चला, जहां उन्हें दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई गई और 9 जनवरी 1858 को लाल किले के सामने चांदनी चौक पर
फवारा, जहाँ आज बड़ा फवारा है, वहाँ पर राजा नाहर सिंह जी को और उनके सेनापति गुलाब सिंह सैनी और भोरा सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, क्या आप दिल्ली में मेरे साथ उस जगह को देखना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, दिल्ली चलते हैं। अभी मैं लाल किले के सामने दोस्तों, लाल किला सोमवार को बंद रहता है। हूँ, इसके आगे चांदनी चौक बाजार है। तो दोस्तों, अभी मैं चांदनी चौक बाजार में हूँ। चांदनी चौक बाजार से जाते हुए हमें राजा नाहर सिंह की प्रतिमा स्थल तक जाना है। चांदनी चौक बाजार के बाद हमें शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के पास जाना है। वहाँ हमें एक फुहारा चौक मिलेगा। उस फुहारे चौक के पास ही राजा नाहर सिंह की प्रतिमा स्थल है। तो चलिए दोस्तों, हमें चांदनी चौक बाजार से जाते हुए वहाँ चलते हैं। दोस्तों, ये चांदनी चौक बाजार पुरानी दिल्ली का बहुत मशहूर बाजार है। यहाँ दिल्ली की हिस्ट्री के साथ ही दिल्ली की संस्कृति और खान पान की झलक भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों, पहले इस बाजार के पास एक नहर हुआ करती थी। जब मून की लाइट उस पर पड़ती थी तो वह रिफ्लेक्ट होकर उस बाजार पर पड़ती थी, इसलिए इस बाजार को चांदनी चौक बाजार कहा जाता था। और दोस्तों, इस चांदनी चौक बाजार का डिजाइन शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनकी बेटी जहांआरा ने 1650 में बनवाया था। जब उन्होंने चांद की उस रोशनी के रिफ्लेक्शन को उस तरीके से देखा और उसे समझा, तब उन्होंने चांदनी चौक, जिसका मतलब मूनलाइट स्क्वायर होता है, उसे बनवाया। यानी कि जब चांद की रोशनी नहर से रिफ्लेक्ट होकर जब बाजार पर पड़ती थी तो एक स्क्वायर शेप का डिजाइन बनाती थी, जिसमें उस चांद की रोशनी के अंदर यह बाजार खिलखिला उठता था, इसलिए इसे चांदनी चौक बाजार कहा जाता है। दोस्तों, चांदनी चौक बाजार से जाते हुए हमें गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास जाना है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास है फाउंटेन चौक। फाउंटेन चौक के पास ही श्री राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यानी कि हमने लाल किला, चांदनी चौक बाजार और अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक हमने सफर कवर कर लिया है। और दोस्तों, जो ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके 3 शिष्यों की शहादत का प्रतीक है। तो दोस्तों, मैं इस पवित्र जगह पर माथा टेक कर आता। तो दोस्तों, मैं माथा टेक कर आ चुका हूँ। अब हम चलते हैं फवारा चौक पर, जो कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने ही है। चलो दोस्तों, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों, फवारा चौक भी हमें मिल चुका है। ये शीशगंज गुरुद्वारे के पास ही है। दोस्तों, इस जगह को फवारा चौक या फिर फाउंटेन चौक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस फवारे को 1876 में अंग्रेजों के टाइम में बनवाया गया था। उससे पहले यहाँ पर एक नहर और पुल हुआ करते थे। जब उस नहर पर चांद की रोशनी पड़ा करती थी तो वह रिफ्लेक्ट होकर बाजार पर पड़ा करती थी, जिससे इस बाजार का नाम चांदनी चौक बाजार पड़ा, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और दोस्तों, फिर अंग्रेजों ने इस नहर और पुल को तुड़वाकर यहाँ पर एक क्लॉक टावर बनवाया और फिर उसे भी तुड़वाकर यहाँ पर एक फाउंटेन बनाया गया, जिसे आज फवारे चौक के नाम से जाना जाता है। और उस फवारे का पहले नाम नॉर्थब्रुक फाउंटेन हुआ करता था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल उनके लॉर्ड नॉर्थब्रुक हुआ करते थे, इसलिए इस फवारे का नाम पहले नॉर्थब्रुक हुआ करता था। और दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वह इंडो पर्शियन स्टाइल का है, जो दिखने में बड़े पंखुड़ी वाले फूल के जैसा है। दोस्तों, इस फवारे चौक पर पहले सिखों के गुरु और उनके शिष्यों का बलिदान हुआ था, तो ये फवारा चौक आज उनको समर्पित है। इसलिए इस फवारे चौक के सबसे ऊपर टॉप पर हमें सिख धर्म का पवित्र प्रतीक खालसा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, जब हम इस फवारे के पास आते हैं तो इस फवारे के चारों ओर सिख धर्म से जुड़े उनके शिष्यों के प्रतीक और शहादत के प्रतीक देखने को नजर आते हैं। और दोस्तों, इस जगह पर भी माथा टेकने के बाद फिर मैं चल पड़ता हूँ अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, क्योंकि अब हमने शीशगंज गुरुद्वारा साहिब और फवारा चौक तक का सफर हमने कवर कर लिया है। और अब लास्ट में हमें शहीद राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल को ढूंढना बाकी रह गया है। और दोस्तों, इस जगह पर भी माथा टेकने के बाद फिर मैं चल पड़ता हूँ अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। दोस्तों, अभी मेरे पीछे फवारा चौक है, इसके पास ही शहीद राजा नाहर सिंह जी का शहीद स्थल होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी मंजिल की तरफ। चलिए दोस्तों, शहीद राजा नाहर सिंह जी के इस प्रतिमा स्थल को ढूंढते हैं। तो दोस्तों, हम शहीद राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, राजा नाहर सिंह जी की यह स्टैचू फवारे चौक के टॉप राइट कॉर्नर पर लोकेटेड है। अगर आप कभी यहां आना चाहते हैं तो आप फवारे चौक से राइट लेकर यहां आ सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, यहाँ पर फवारा चौक है और उसके पास ही राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा स्थल है। दोस्तों, मैं राजा नाहर सिंह जी के शहीद स्थल पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति है। दोस्तों, मैं राजा नाहर सिंह जी के लिए माला भी लेके आएगा।
चलो दोस्तों, मैं राजा नार सिंह जी को ये माला अर्पित करता हूँ। मैं राजा नार सिंह जी की शहीद प्रतिमा स्थल पर पहुंच चुका हूं। यहां पर राजा नार सिंह जी को फांसी दी गई थी। दोस्तों, राजा नार सिंह जी की यह मूर्ति हमें बहुत कुछ बयां कर रही है। और दोस्तों, राजा नार सिंह जी की मूर्ति के पास यह जाली इसलिए लगाई गई है ताकि मूर्ति को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों, राजा नार सिंह जी के सिंहासन पर बैठने से हमें यह पता चलता है कि मूर्ति जिस व्यक्ति की है वे कभी राजा थे। और दोस्तों, राजा नार सिंह जी के पास आपको लेफ्ट और राइट साइड में शेर दिख रहे होंगे। ये शेर राजा नार सिंह जी के नाम नाहार, जिसका मतलब शेर होता है, उसे बता रहे हैं। और इसी के साथ ये शेर राजा नार सिंह जी के निडर और बहादुर राजा की बात को बयां कर रहे हैं। और दोस्तों, राजा नार सिंह जी के पीले कपड़े राजा नार सिंह जी को एक राजसी घराने और बहादुर योद्धा की बात को बयां कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके नीचे जो बेस है उसे पेडेस्टल कहते हैं, जिसे हिंदी में पादपीठ कहा जाता है। इस पर राजा नार सिंह जी के बारे में उनकी जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों, राजा नार सिंह जी के शहीद स्थल पर जब भी कोई आएगा उसे राजा नार सिंह जी के नाम, शहीद स्थल और उनके शहीद दिवस 9 जनवरी 1858 का पता चलेगा। और एंड में दोस्तों इस पर इस जगह का एड्रेस लिखा हुआ है। दोस्तों, अब मैं राजा नार सिंह जी को प्रणाम और उनके आशीर्वाद लेकर वापस चलता हूँ। चलिए दोस्तों, अब वापस महल चलते हैं। और दोस्तों, फिर राजा नार सिंह जी की फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनकी पूरी बल्लभगढ़ रियासत और उनकी संपत्ति धन दौलत को जब्त कर लिया। फिर दोस्तों, राजा नार सिंह जी के बेटे जो उन्होंने गोद लिए थे, कुशल सिंह जी, बल्लभगढ़ की रियासत खत्म होने के बाद वे अपनी पत्नी के पास कुचेसर चले गए। और दोस्तों, अंग्रेज जब किसी राजा की संपत्ति जब्त किया करते थे तब वे उन्हें एक सालाना पेंशन दिया करते थे, जिसमें अंग्रेजों ने कुशल सिंह जी को 6,000 रुपए सालाना प्रति वर्ष की एक राजनीतिक पेंशन तय की। दोस्तों, ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स बहुत चालाक हुआ करते थे। ये जब भी कोई काम करते तब वे उस काम को प्लानिंग बनाकर षड्यंत्र से पूरा किया करते थे। और दोस्तों, बाद में जब अंग्रेजों ने राजा नार सिंह जी के बलिदान और देशभक्ति की समर्पण को देखा था तब वो इस चीज से डर भी गए। अंग्रेजों को डर था कि राजा नार सिंह जी से देशभक्ति की कोई प्रेरणा ना ले, इसलिए अंग्रेजों ने राजा नार सिंह जी की हर चीज को उन्होंने नष्ट करना चाहा था। और यहाँ तक कि दोस्तों, अंग्रेजों ने राजा नार सिंह जी के महल को भी नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर था कि अंग्रेज यह बात जानते थे कि जो देशभक्त देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दे, उससे नहीं जाने कितने देशभक्तों के अंदर देशभक्ति के लिए देशभक्ति का जोश जगेगा। और दोस्तों, फिर बल्लभगढ़ का भी नाम बदलकर बलरामगढ़ से बल्लभगढ़ हो गया। दोस्तों, यही कारण था कि आज लोगों को राजा नार सिंह जी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता। दोस्तों, इसके कुछ जगह को होटल और रेस्टोरेंट में बदला गया है। आप जो मेरे पीछे अभी देख सकते हैं, इनको होटल रूम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आप इस महल का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं इसे होटल और रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है, यानी कि होटल कम रेस्टोरेंट। महल का यह पार्ट होटल भी है और रेस्टोरेंट भी। दोस्तों, इस महल के टॉप पर यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में होटल रूम है और दोस्तों सेंटर में यहाँ एक लॉबी एरिया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ की लॉबी दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ स्टे करने के लिए 6 कमरों की सुविधा भी है, जहाँ टूरिस्ट रॉयल पैलेस में रहने का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, इस महल के रूम अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। वहां जाना टूरिस्ट के लिए बैन है, बट अगर रूम बुक करते हैं तो टूरिस्ट रूम में तब जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके नीचे इन मेहराब द्वारों के पार इस महल का रेस्टोरेंट है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस महल का वो रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, यह इस महल का रेस्टोरेंट है। यहाँ राजा नार सिंह जी की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप इस रेस्टोरेंट में अपनी पसंद का कोई भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर हर तरह का वेजिटेरियन खाना आपको मिलेगा। अगर आप कभी बल्लभगढ़ आए तो इस महल में घूमने और यहाँ के रेस्टोरेंट का खाना खाने के साथ ही इन मेहराब द्वारों से यहाँ के महल को देखने का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, इस महल को वेडिंग के लिए भी बुक किया जा सकता है। आप चाहे तो इसे वेडिंग पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं और यहाँ एक शाही शादी रॉयल वेडिंग का प्लान भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ के मैनेजर से बात कर सकते हैं।
और दोस्तों इस महल में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस महल में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार जैसे एक्टर भी यहाँ अपनी फिल्म शूटिंग के लिए आ चुके हैं। दोस्तों जब देश आजाद हुआ तब इस महल पर आजादी के बाद यहाँ भारत सरकार का शासन था और यहाँ सरकारी कामकाज हुआ करता था। अब दोस्तों यह महल हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि हरियाणा पर्यटक विभाग की देखरेख में है। वही इसकी देखभाल करते हैं, जो कि आप यहाँ इस बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस पर यह लिखा है कि राजा नारसिंह महल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 27 सितंबर 2003 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इसके लास्ट कॉर्नर में सबसे नीचे हरियाणा टूरिज्म का एक लोगो भी देखने को मिलता है, जिस पर मोर भी बना हुआ है। यह मोर दोस्तों हरियाणा की संस्कृति और नेचुरली टूरिज्म को दर्शाता है। और यह चीज भी हमने इस महल के अंदर एंट्री करते टाइम इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन पर भी देखा था, जिस पर यह लिखा था कि महल परिसर घनी आबादी वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, लेकिन कुछ साल पहले तक इसकी सुंदरता और अद्भुत प्राचीन स्थिति आमतौर पर अज्ञात थी। इसे हरियाणा सरकार द्वारा पुनः खोजा गया। इसके जीर्णोद्धार का कार्य सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों को सौंपा गया था। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के सम्मान में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, महाराजा नाहर सिंह बस स्टैंड और राजा नाहर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है, जहां इंग्लैंड और इंडिया के बीच में 2006 में इंटरनेशनल मैच भी हुआ था। और दोस्तों कपिल देव जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपना लास्ट मैच भी इसी राजा नाहर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 1994 में वेस्ट इंडीज के साथ यहाँ खेला था। और दोस्तों इस स्टेडियम में MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और भी कई क्रिकेटर्स यहाँ मैच खेल चुके हैं। दोस्तों राजा नाहर सिंह जी के सम्मान में ये राजा नाहर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, जो मेरे पीछे है। दोस्तों अभी मैं राजा नाहर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आया था, बट यहाँ पर ना अंदर आने की परमिशन नहीं है, तो हम इसे बाहर से ही देख लेते। जो ये राजा नाहर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये राजा नाहर सिंह जी को डेडिकेट है। चलो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसको आप ना सिर्फ बाहर से ही देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, नहीं तो दोस्तों मैं आपको इसे अंदर से दिखा देता। सो गाइस ये था राजा नाहर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और दोस्तों यह इस महल के पीछे का पार्ट है, जो कुछ ऐसा दिखता है। फाइनली दोस्तों हमने राजा नाहर सिंह जी के महल और उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर लिया। दोस्तों यहाँ पर बिताए गए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। और अब लेते हैं राजा नाहर सिंह जी से विदाई और करते हैं यहाँ से अब एग्जिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय राजा नाहर सिंह। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed.